देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेरिएबल वैलेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। परिवर्ती संयोजकता ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता एक से अधिक प्रकार की होती है। ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता एक से अधिक प्रकार की होती है उसे हम उस तत्व को कहते हैं कि वो परिवर्ती संयोजकता रखता है। परिवर्ती संयोजकता कौन रखता है? संक्रमण तत्व, जितने संक्रमण तत्व हैं वे परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता संक्रमण तत्व कौन होते हैं? डी ऑर्बिटल संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड संक्रमण तत्व, ट्रांजिशनल एलिमेंट, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ऐसे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। ऐसे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं? आवर्त सारणी में देखिए कौन कौन से हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक, परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक है। SC21, इसे याद करोगे। Zn30, 21 से लेकर 30 तक के तत्व संक्रमण तत्व हैं। इनमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है 21 से लेकर 30 तक। फिर 39 से लेकर के 48 तक, 39 से लेकर के 48 तक के तत्व Y39 से CD48 कैडमियम तक। CD48 इसे याद करोगे, इसे याद करोगे, ना याद हो तो अब से याद कर डालेंगे। H1 हाइड्रोजन, He2 हीलियम, Li3 लिथियम, B4 बेरिलियम, B5 बोरॉन, C6 कार्बन, इस तरह से करते जाइए। Y39 इट्रियम, CD48 कैडमियम, 39 से लेकर के 48 तक। देखो कितने का 9 का फर्क है, 21 9 30, 39 9 48। फिर क्या है? लैंथेनम La57 57, La57। फिर उसके बाद होता है बीच में 58 क्या होता है? यह है सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, Ce58 से लेकर के Lu71 तक को यफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। ये यफ ब्लॉक है। इस 57 के बाद ये बीच में इतना यफ ब्लॉक है। 57 के बाद कहोगे 58, फिर 57 के बाद ये 58, ये 57 के बाद ये 58 से लेकर के कहा सीरियम सीरियम से लेकर लुटेशियम तक के तत्व क्या कहलाते हैं? ये यफ ब्लॉक के हैं। लेकिन ये La57 क्या है? ट्रांजिशनल है, यानी डी ब्लॉक का है। फिर उसके बाद 72 से लेकर के 80 तक HF72, हाफनियम से लेकर के Hg80 तक के तत्व क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट है, संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कौन है? 21 से 30 तक, 39 से 48 तक, फिर 57 अकेला एक, फिर 72 से 80 तक, 72 8 80, 57 हो गया, 72 8 80। ये क्या है? ये सब ये कौन से तत्व है? ये सब। फिर एक्टीनियम AC89,
AC89 ये लैंथेनम है, वो एक्टीनियम है, ये ट्रांजिशनल एलिमेंट है, लेकिन बीच में 90 TH90 थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, LW थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, ये 103 लॉरेंसियम थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, ये BF ब्लॉक के बीच में। फिर ये AC89 के बाद होता है AC89 TH90 थोरियम, क्या है ये? TH90 थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, ये क्या है? ये सब है F ब्लॉक के। लेकिन फिर यह है रुदरफोर्डियम, क्या? रुदरफोर्डियम 104 से लेकर के 112 तक, 112 तक UUB, ये क्या है? 112, ये है ट्रांजिशनल एलिमेंट। देखिए इसको बताने के लिए देखिए इतना कुल याद करना पड़ेगा। कौन? फिर से देखिए, डी ब्लॉक के तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व कौन होते हैं? ऐसे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। आवर्त सारणी को कुल 4 भागों में बांटा गया, 4 ब्लॉक में। ब्लॉक माने खंड। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व 4 भागों में बांटा गया है। जब आवर्त सारणी के बारे में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तब इसको देखो डिटेल में। यस ब्लॉक के तत्व कौन है? ऐसे तत्व यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। डी ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है। अब डी ब्लॉक के तत्व कौन है? 21 से लेकर के 30 तक, फिर 39 से लेकर 48 तक, देखिए 9 का डिफरेंस है। फिर 48 के बाद आइए 48 9 57, देखो ये 57 है। फिर 57 के बाद यहाँ सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, ये बीच में आ गया 57, ये 58 सीई सीरियम से लेकर के लुटेशियम Lu71 तक, ये एफ ब्लॉक के तत्व है। फिर ये अकेला 57, फिर 57 के बाद बीच में 14 तत्व को गायब कर दीजिए। 72 से लेकर के 80 तक, HF72 हाफनियम से लेकर के Hg80 मरकरी हाइड्रोजन या मरकरी, ये सब क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट है। डी ब्लॉक में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में। फिर एक्टीनियम AC89 ये अकेले है। फिर TH90 से लेकर के 103 तक, ये 14 तत्व है, ये भी एफ ब्लॉक के हैं। ये ब्लॉक के तत्व कौन कौन से? ये याद रखोगे। सीरियम 58 से लेकर के 71, 90 से लेकर 103, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक। फिर ये एक्टीनियम 89, फिर रुदरफोर्डियम से लेकर के UUB 112 तक, 104 से लेकर 112, 104 8 12, 72 8 80 से याद रखोगे। इनमें 14 का 13 13, देखो 58 और 13 इतना तो 14 हो गया। TH90 से 113 तो 13 का फर्क हुआ, यानी 14 तत्व, 14 तत्व होते हैं। अब जानते हो एफ ऑर्बिटल में कितना होता है? एफ उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह रहा है इसमें? देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेरिएबल वैलेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करता है? अब संक्रमण तत्वों के गुण क्या है? संक्रमण तत्वों का पहला गुण है कि ये परिवर्ती, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है। पूछा जाता है इम्तिहान में क्या कि डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए, 2 गुण लिखिए, इस तरह पूछा जाता है। तो पहला कहोगे अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। दूसरा गुण कहोगे ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कम संयोजकता वाले को अस, बड़ी संयोजकता वाले को इक से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे क्यूपरस क्यूपरिक, फेरस फेरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। और क्या? ये रंगीन आयन बनाते हैं। तीसरा गुण क्या है? ये रंगीन आयन बनाते हैं।
ये सब क्या होते हैं? आयन जो बनाते हैं रंगीन होते हैं। रंगीन आयन का मतलब नीले रंग के, हरे रंग के, लाल रंग के, इस तरह से ये जो आयन बनाते हैं रंगीन होते हैं। और ये जो यस बलाक वाले होते हैं ये सब रंगीन नहीं होते, पी ऑर्बिटल वाले रंगीन नहीं होते, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या कहते हैं? संक्रमण आयन बनाते हैं। संकर आयन क्या कहते हैं इनको? संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक आयन जब मिल करके एक नया आयन बनाते हैं तो उसमें उनके अवयवी परमाणुओं के गुण नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कहा कि मान लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, FeCN6 फेरोसाइनाइड। इस पर क्या होता है? +4 चार्जेस, -4 चार्जेस। FeCN6 क्या होता है? -4 चार्जेस। चाहे इस तरह माइनस लिखो, चाहे 4 बार इसे लिखो, -4 कर दीजिए। तो ये जो फेरोसाइनाइड है, इस फेरोसाइनाइड में आयरन का गुण नहीं होता है, साइनाइड आयन का गुण नहीं, जबकि बनता है ये किससे? फेरस से आयन से। और किससे बनता है? साइनाइड आयन से। Cn-1 4। ये फेरस है, 2 आवेश है, इसमें 4 एक आवेश है, 6 है, 6 और 2 मिलाकर के -4 रह जाता है। तो इसमें फेरस आयन और साइनाइड आयन के गुण नहीं रहते फेरोसाइनाइड में। इसको कहा जाता है संकर आयन। क्या कहते हैं इसको? संकर आयन। तो ये 4 गुण ये आप याद रखोगे। पहला क्या? अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। नंबर 2, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कम संयोजकता वाले को अस, अधिक वाले को एक से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा, ये रंगीन आयन बनाते हैं। चौथा, ये संकर आयन बनाते हैं। ये 4 चीजें आप याद रखोगे। और क्या है? तो और मान लीजिए 5वां, सभी सब के सब धातुएं हैं। कहा? सब धातु तत्व, अधातु कोई नहीं है या उपधातु नहीं है, सब के सब शुद्ध धातुएं हैं। तो ये 5 गुण आप याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्वों के गुण पूछा जाता है। तो कौन सा इसमें देख रहे हो? कॉपर आयन। अब ये कैसे आप याद रखोगे? जब तक परमाणु क्रमांक नहीं रटोगे। इसे कैसे? फिर से सुनिए। नाइट्रोजन, H2 हीलियम, Li3 लिथियम, B4 बेरिलियम, B5 बोरान, C6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, N नियान, N एल्यूमिनियम, सोडियम, Mg12 मैग्नीशियम, L13 एल्यूमिनियम, Si14 सिलिकॉन, P15 फास्फोरस, A16 सल्फर, Cl17 क्लोरीन, Ar18 आर्गन, K19 कैलियम या पोटेशियम, Ca20 कैल्शियम, Ac21 स्कैंडियम, Ti22 टाइटेनियम, P23 वैलेडियम। इस तरह से इसे रटना पड़ेगा आपको। तो कैसे? ये है ये Cu29। अब अगर आपको याद है इसे, तब आप जानोगे कि भैया 21 से लेकर के 30 तक संक्रमण, तो बीच में 29 आ रहा है। तो इसका मतलब कॉपर क्या है? ये संक्रमण तत्व है। अब आइए Fe कह रहा है। Fe अगर परमाणु क्रमांक आपको याद है तभी कर पाओगे। तो Fe26 अगर आपको याद है, Fe26 CO27 Ni28 निकिल, Cu29 क्यूपरन या कॉपर, Zn30 जिंक। अब अगर ये याद है Fe26, तब देखोगे भैया ये 21 और 30 के बीच में 26 आता है, तो ये भी संक्रमण तत्व हो गया। Hg80 अगर याद है आपको ये परमाणु क्रमांक, तभी जान पाओगे। देखने में मालूम होता है बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन देख लो कितना कुछ जानकारी होनी चाहिए। Hg80 अगर आपको मालूम है, Hg80 देख रहे हो 72 से लेकर के 80 तक, ये क्या है? संक्रमण तत्व है। अगर इस तरह से दोनों चीजें आपको याद है, मैच कर पाओगे, तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। कह रहा है डी, कह रहा हाल दिए, यानी सभी संक्रमण तत्व है, Cu भी, Fe भी और मरकरी हाइड्रोजीरम भी। लिख दीजिए जल्दी, ये बहुत जरूरी, इसको लिखना है। डी ब्लॉक के तत्व, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है, डी ऑर्बिटल के डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सब संक्रमण होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कौन कौन से हैं? 21 से लेकर 30 तक, 39 से लेकर 48 तक। ऐसे याद करोगे। 57 वो ऐसे कहोगे, वो 72 से लेकर 80 तक। फिर कहोगे Ac89 एक्टीनियम। फिर Ru 104 से लेकर 112 तक के तत्व क्या है? संक्रमण तत्व। ये सब के सब धातु हैं। इनके गुण फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटर में भी, बीएससी में भी पूछा जाता है हमेशा, हर जगह। क्या होता है ये? पहली बात, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। नंबर 2, ये रंगीन आयन बनाते हैं। नंबर 3, सब के सब धातुएं हैं।
नंबर 4 परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 ये संकर आयन बनाते हैं, जिसे ये फेरोसाइनाइड आयन याद रखो। अब देखिए 5वां सवाल, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज 3। कोई एक तत्व है जिसकी संयोजकता 3 है। किसी एक तत्व की एलिमेंट माने तत्व वैलेंसी माने संयोजकता, किसी एक तत्व की संयोजकता 3 है। द एलिमेंट इज कॉल्ड, तो वो का एलिमेंट क्या कहलाएगा? पहला क्या है? एकल संयोजी तत्व, बाईवैलेंट एलिमेंट, द्विसंयोजी तत्व, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, त्रिसंयोजी, चौथा है टेट्रा वायलेंट चतुर्संयोजी तत्व। तो क्या कहलाता है? ऐसे तत्व जिसकी संयोजकता 3 है क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट एलिमेंट। वैसे तो नहीं, बहुत आसान। आगे देखिए सल्फर शोज वैलेंसी ऑफ 6, डी क्या है? 4। सल्फर की संयोजकता क्या है? सल्फर की संयोजकता कैसे आप जानोगे? उसके लिए बताया था मैंने, कैसे याद करोगे? आवर्त सारणी, फिर आइए आवर्त सारणी को याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? कुल कितने समूह हैं, कितने ग्रुप्स हैं? कुल 18 ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप्स को आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रुप में क्या है? कैसे याद करोगे? देखो कैसे याद करोगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की संयोजकता +1 क्या होती है? +1। दूसरा द्वितीय समूह के तत्व कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, रेडियम, इनकी संयोजकता +2। ये द्वितीय समूह के तत्व। तृतीय समूह के तत्व कौन है? तृतीय समूह से लेकर के और कहां तक? तृतीय समूह से लेकर के और 12वें समूह तक। तृतीय से लेकर के, थर्ड से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक के तत्व ये सब संक्रमण तत्व हो जाते हैं। तीसरे समूह से लेकर के 12वें समूह तक के तत्व संक्रमण तत्व ही पड़े रहो अभी। तीसरे समूह से लेकर के, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, ये सब क्या है? संक्रमण तत्व। कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके आखिरी होगा D1, D2, इनमें D में 3 इलेक्ट्रॉन, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, यानी डी में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या डी ऑर्बिटल में जाता है? D1, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन D2, D3, D4, ये 10 समूह हैं। ये अभी जो आपने इसमें पढ़ा था कि 21 से लेकर के 30 तक ये SC21 वाले में रहेगा। ऐसे ही कुल जाओ जानोगे। तो ये सब 12वें समूह तक का। फिर आइए 13वें समूह के तत्व 13। 13वें समूह का तत्व कौन है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या है? इनकी संयोजकता +3। फिर आइए 14वें समूह के तत्व कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इनकी संयोजकता +4 -4 दोनों होती है। +4 या -4 भी होती है। एक देख इस तरह से 1 2 3 4, फिर 4 से घट करके
4 3 2 1, अब 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन 15वां समूह है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनकी संयोजकता +5 होती है या -3 भी होती है। तो क्या होता है फिर नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इनकी संयोजकता +5 या +6 होती है या -2 भी होती है। तो +6 देखिए किसका पूछा गया था इसमें, सल्फर की, S16 सल्फर यही है। सल्फर की संयोजकता तो देख लो, ये 16वें समूह का तत्व है। क्या ये 16वें समूह का तत्व है। इसकी संयोजकता के इसमें वास्तव इलेक्ट्रॉन में वास्तव कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसकी संयोजकता +6, 13वें की +3, 14वें की +4, 15वें की +5, 16वें की +6। इसे याद कीजिए, बैठा फिर से देखिए, पहले की +1, दूसरे की +2, बीच में गैप कर जाइए। 13वें की +3, 14वें की +4, ये इकाई वाला देखो, 15वें की +3 +5, 16वें की +6, 17वें समूह में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इनकी संयोजकता +7 भी होती है, -1 भी होती है। 18वां समूह है जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान एंड रेडान। ये सब याद रखना पड़ेगा। इनकी संयोजकता 0 होती है, ये अक्रियशील होते हैं। आइए देखिए, तो अब ये जब तक इस तरह याद नहीं रखोगे आपको संयोजकता नहीं याद हो पाएगी। तो क्या आपने सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, +6, ये हो गया। माइनस कहता तब कहा तो -2 एक को नहीं दिया हुआ है। अब आइए इसी तरह से इसमें पूछ लेता, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन की संयोजकता +7 या -1 भी होती है। इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता +1 भी होती है, -1 भी होती है। बाकी सब की +1 इसीलिए हाइड्रोजन को कुछ लोग कहते हैं इसको फर्स्ट में रखने के बजाय 7वें में रखना चाहिए। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनाते हैं, ऐसे हाइड्राइड बनाता है। तो ये हो गया क्या, ये सल्फर की संयोजकता आपने देख लिया। ये सब याद करना पड़ेगा ऐसे ही जैसे मैंने बताया। ये इस तरह से इसे रटिए, नहीं रटोगे तो अगली कक्षाओं में कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई आपको ये सब नहीं बताएगा। आइए अब 7वां सवाल देखिए, दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब अगर वैलेंसी आपको याद है तो किसी यौगिक का सूत्र बड़ी आसानी से आप लिख लोगे। कल भी ये बताया गया था, धनायन और ऋणायन होते हैं। धनायन को बाईं ओर, ऋणायन को दाहिनी ओर लिख करके उनकी संयोजकताओं की अदला बदली कर दी जाती है, संयोजकताओं की अदला बदली। अब आप देखिए, दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कह रहा है एक्स कोई एक तत्व है मान लीजिए जिसकी संयोजकता 1 है, कह रहा है क्या संयोजकता 1। अब चाहे कहो +1 चाहे -1, अभी देखिए +1 -1 नहीं कहा है, लेकिन अब कह रहा है आगे देखो, दी वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन क्या है, ये अधातु तत्व है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये ऋण मूलक बनाता है, O-2 चार्जेस। ऑक्साइड आयन, ये 6वां समूह है, ऑक्सीजन का -2, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ये सब बनाता है। और ये +6 या -2, तो ऑक्साइड जो बनाता है किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया गया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। किसी तत्व द्वारा, मान लो X तत्व, किसी तत्व द्वारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया गया यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। धातु के साथ मिलेगा धातु ऑक्साइड, अधातु से मिला अधातु ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड, ये सब कितना है सब, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, H2O जिसको कहते हो। तो कह रहा है XO। अब ये ऑक्साइड बनाएगा, इसकी सूत्र कैसे लिखोगे, ये धातु तत्व है, X बाईं ओर आपने लिखा, O इधर लिखा। अब संयोजकताओं की अदला बदली कर दीजिए, इसकी संयोजकता 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, ऑक्सीजन की 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया आपने, X2O1।
तो 1 लिखा ही नहीं जाता, क्या कहेंगे X2O। ये हो गया ऑक्साइड का सूत्र X2O। ये C वाला सही है, देखो X2O, चाहे O1 कहिए, ये सही हो गया। आगे देखिए, दी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट E इज 4। कह रहा कोई एक तत्व है जिसकी उस तत्व का नाम है E। यहाँ तत्व का नाम X कहा गया था या E कह दिया गया, मान लिया वो तत्व है E, उसकी संयोजकता कह रहे 4 है। क्या इसकी संयोजकता 4 है। फार्मूला ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड देखो Cl-1 चार्ज, देखो F-1 चार्ज क्लोराइड, Cl-1 चार्ज क्लोराइड, H-1 चार्ज हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसा बनाते हैं इस तरह से। तो कह रहा फार्मूला ऑफ द क्लोराइड इज, क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, फार्मूला माने सूत्र, सूत्र क्या होगा। तो आप पहले क्या करोगे, धन मूलक आपने E लिख लिया, उसके बाद Cl लिखोगे, फिर संयोजकताओं की अदला बदली कर दीजिए, धन मूलक को बाईं ओर, ऋण मूलक को दाईं ओर लिख करके, चाहे का धातु तत्व को बाईं ओर, अधातु को दाईं ओर, ये बायां हाथ है दाहिना हाथ। संयोजकताओं की अदला बदली, क्लोरीन की संयोजकता 1 है, फ्लोराइड क्लोराइड सबकी संयोजकता 1 है, यहाँ 1 लिख दिया, इसकी संयोजकता 4 है, तो ECl4 हो गया। 1 लिखा ही नहीं जाता है, कौन सा सही है, C सही है, ECl4। अब आगे आइए, इसी तरह का एक और है, देखिए इसको कैसे आप लिखोगे, ये थोड़ा सा इसमें परेशानी है, इतना आसानी नहीं लिख पाओगे। कह रहा है देखिए, एक कोई तत्व है Z, कोई तत्व है Z, वहां आपने कहा था कोई तत्व X है, कोई तत्व E है, अभी कह रहा कोई तत्व Z है, और वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके यौगिक बनाएगा। Z की संयोजकता नहीं मालूम है और ऑक्सीजन की संयोजकता आपको मालूम है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, अधातुओं की संयोजकता फिक्स रहती है। आपने भी देखा ट्रांजिशनल एलिमेंट की सिर्फ परिवर्ती संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे 2, और Z की संयोजकता नहीं मालूम है, तो जब यहाँ और ये देख रहा है यो यौगिक बनाता है Z1O3। अब देखिए Z1O3, ध्यान से देखिएगा, ZO3 का मतलब Z1O3। अब आप इसको Z1O3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो सकता है इसको दूना करो, इसको भी दूना करो तो Z2O6, फिर लिख सकते हैं इसको तिगुना करो, इसको भी तिगुना करो Z3O9, इसको 4 गुना करो Z4O12। देखिए अब इसको आप देखते हो कि यौगिक लिखते समय अगर इनकी संयोजकताएं एक दूसरे से कट रही हो, क्या करती हो, कट रही हो, जैसे 2 से इसको काट दो तो इसको आप कहोगे या ZO3, 2 से कट गया, इसको कहोगे या ZO3 हो, 3 से कट गया, या इसको कहोगे ZO3, 3 से दोनों कट गया, वो 4 से 4, 4 4 थी हमारा, 3 3 3 त्रिकन 3 दूनी 6, कितना 2 2 2 3 6, ठीक है। तो कुल आया ZO3। तो इसमें जो दिया आपको देखना है कौन सा है, ये है कहा ZO3 बताता है इसकी संयोजकता कितनी है, 6 है, देख रहे हो है ना। ZO3 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, यही Z2O, ऑक्सीजन की तो फिक्स है 2, है कि नहीं। तो इस तरह से हो गया, क्या हो जाएगा, ZO3 है ये, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, इसको आप लिखोगे ZO3। ये बताता है कि इसकी संयोजकता आपने क्या किया, यहाँ 6 है, तो यहाँ कहोगे Z2O6 में हो गया, 2 गुना करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, तो इससे पता चला कि C की संयोजकता, Z की संयोजकता 6 है, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको अपनी अकल लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसे लिख देते कि 3 है, Z की संयोजकता मानो 3 है, जब Z की संयोजकता 3 मानोगे तो ऑक्सीजन की 1 मानना पड़ेगा,
जो कि नहीं हो सकता है, कम 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता फिक्स है 2। ये हो गया। अब आइए देखिए, विच इज बाईवैलेंट कैटायन, विच इज बाईवैलेंट कैटायन। बाईवैलेंट माने संयोजकता 2 हो तो उसको कहते हैं बाईवैलेंट। अब कैटायन, कैटायन माने होता है धनायन, ऋणायन को कहते हैं आयनायन। बाईवैलेंट माने द्विसंयोजी, द्विसंयोजी धनायन इनमें से कौन सा है? कौन है ये? Ca+2 चार्जेस, ये बाईवैलेंट और धनायन है। ये ऋणायन हो गया -1 चार्ज, ये ऋणायन है। ये Hg+1 चार्ज, ये धनायन तो है लेकिन मोनोवैलेंट है। क्या है ये? मोनोवैलेंट, एकल संयोजी है ये, मोनोवैलेंट है, एक चार्ज तो सही है ये है वाला। वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस, तो आपको अभी बताया गया ये क्या है? Z ब्लॉक D ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों की संयोजकताएं परिवर्ती होती हैं, 2-2, 3-3 प्रकार की होती हैं। उसमें जो कम संयोजकता होती है उसे अस कहा जाता है और जो अधिक होती है उसे इक कहा जाता है। तो ये मर्क्यूरस देखिए, Hg+1 चार्ज, इसको कहते हैं मर्क्यूरस आयन। Hg+2 चार्जेस, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। इसी तरह से Fe+2 चार्जेस फेरस, Fe+3 चार्जेस फेरिक, Cu+1 चार्ज, Cu+2 चार्जेस क्यूपरस, क्यूपरिक। तो कह रहा मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरस की एक होती है +1, मर्क्यूरिक की +2 होती है। ये हो गया। विच रिप्रेजेंट फेरिक सल्फेट, निम्नलिखित में से कौन सा फेरिक सल्फेट है? अब आपने फेरस, फेरिक अगर पहले से याद किया हो तब कर पाओगे। फेरस की संयोजकता 2, फेरिक की 3। इसमें देखिए कौन 3 है संयोजकता। अब सल्फेट की भी जानोगे, मैंने बताया था, इसको रट लोगे। CO3-2 चार्ज कार्बोनेट, SO4-2 चार्ज सल्फेट। ठीक है, इस तरह से याद करोगे। क्या? PO4-3 चार्जेस फास्फेट, NO3-1 चार्ज नाइट्रेट, ClO3-1 चार्ज क्लोरेट। ये सब आपको याद करना है मूलकों को। ये तो क्या करोगे? ये सल्फेट है, सब में देखो सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट। अब यौगिक का सूत्र लिखोगे, फेरस, फेरिक सल्फेट कह रहा है तो Fe आपने लिख लिया, इस पर 3 चार्ज है। फिर सल्फेट आपने लिख लिया, इस पर -2 चार्ज है। दोनों अलग अलग में लिख लोगे। अब इसका सूत्र कैसे लिखोगे? इनकी संयोजकताओं की अदला बदली कर दीजिए। तो यहाँ आप लिख दोगे 3, अगर ऐसे लिख दोगे कोष्ठ में बनाओ तो 43 हो जाएगा। तो इसको क्या किया, इसे कोष्ठ में करके यहाँ लिखा है थ्राइस, इसको पढ़ेंगे। यहाँ कहेंगे Fe2 या अकेले रहते पीलिया कोष्ठ में बना गया Fe2SO4 थ्राइस। कौन सा है? ये है बी, Fe2SO4 थ्राइस। यहाँ सल्फेट के एक संयोजक तो है Fe1SO4 थ्राइस। देखिए ये हो गया, ये कौन सा 11वां। अब आगे बढ़िए। ये भी सब 9th क्लास का कोर्स चल रहा है। दोहरा लीजिए। हाँ, आगे क्या है? द्रव्य की अविनाशिता नियम किसने दिया? यह 13। Who gave the law
कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान, मास माने द्रव्यमान, द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम किसने दिया? अविनाशिता माने जिसका विनाश ना हो, अविनाशिता, अविनाशिता का नियम, ला माने नियम, गेव माने दिया, हु माने किसने। द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम किसने दिया? अब उसको याद करोगे, क्या किसने दिया? लेवाइजर ने, लेवाइजर ने द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम दिया। बाकी वैज्ञानिकों को मैं नहीं लिख रहा हूं। 14वां देखिए, किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्व भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इन एनी कंपाउंड, किसी यौगिक में the elements are in a fixed ratio, in a fixed ratio according to their weight, according to their weights, their weight, भारानुसार, भार के अनुसार किसी यौगिक में उसके तत्वों के अनुपात निश्चित होता है। अनिश्चित अनुपात का नियम इसे कहा जाता है। निश्चित द्रव्यमान का निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम, चाहे फिक्स का चाहे कांस्टेंट का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, चाहे लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन माने अनुपात, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए H2O है ये, तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया? परमाणु भार 1 होता है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2:16 या 1:8। तो भार का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 रहेगा, चाहे वो तत्व कहीं से भी प्राप्त किया हो। किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों, किसी यौगिक में ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम, चाहे कोई स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का भार के अनुसार अनुपात निश्चित रहता है। किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के परमाणु भारों का अनुपात फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया है तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14:3 ही रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। इसी तरह से मान लीजिए मेथेन है CH4, तो कार्बन का कितना हो गया? 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 चौके 4 हो गया, यानी 4 से कट गया, 3:1 का अनुपात सदैव रहेगा। इसी तरह से मान लीजिए और भी कोई है, मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 24:16 यानी 8×3 = 24, 8×2 = 16, 3:2 का अनुपात रहेगा मैग्नीशियम ऑक्सीजन में। तो किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्वों के भारों का अनुपात, परमाणु भारों का अनुपात निश्चित रहता, चाहे वो तत्व कहीं से प्राप्त किया गया हो, भारत से, अमेरिका से, चाइना या पाकिस्तान से, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, उसमें उसका अनुपात यही रहेगा। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का अनुपात सदैव 1:8 रहेगा, वो चाहे जहां से प्राप्त किया। इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। 15वां है देखिए,
गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, हु गेव गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने। हु गेव लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। ये गुणित अनुपात का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार अगर कोई दो तत्व, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हो, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व, ये केवल एक ही यौगिक नहीं बनाते, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर के एक यौगिक बनाया H2O, और नहीं बनाया कुछ, ये भी बनाता है, H2O2 भी बनाता है। ये हाइड्रोजन पानी है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, कान वान साफ करने के लिए, घाव धोने के लिए डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, 2 बूंद डाल देते हैं, घाव साफ हो जाता है। आइए देखिए तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह का यौगिक क्या बनाता है? देखो N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, 5 प्रकार का ऑक्साइड नाइट्रोजन बनाता है। यदि कोई दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हो, तो यहाँ शर्त है, दो तत्व है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर के 5 यौगिक बनाए, दो से अधिक। नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरह से कहेंगे। ये हो जाएगा, इसको कहते हैं N2O। इसको अगर दोनों दो से कट जाता तो कहते हैं NO भी कह देते हैं। ये नहीं कटेगा, इसको कहते हैं NO2, इसको भी कहते हैं। ये नहीं कटेगा, बाकी सही रहेगा, ठीक है। N2O3, N2O, देखो ये N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो ये देखिए क्या होता है, ये इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। लोग कहते हैं इसको सूंघने पर आदमी हंसने लगता है, इतना हंसता है कि मर जाता है। आइए, इसीलिए इसको कहते हैं लाफिंग गैस। तो कह रहा है कि ये क्या है, नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड। अब इसमें कह रहे हैं एक तत्व के वे भिन्न भिन्न भाग, एक तत्व के, बहुत मुश्किल है याद कीजिए, एक तत्व के वे भिन्न भिन्न भाग, जैसे ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न भाग, इसमें क्या है 16 ग्राम, इसमें कितना है 32, 16 गुना 32, इसमें कितना है 48, इसमें कितना है 64, इसमें कितना है 80। एक तत्व के यानी ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, 80 ग्राम। ये दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से, निश्चित भार है 14, 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 साधु 14 28। नाइट्रोजन का 14 होता परमाणु भार, तो 28 ग्राम, ये 28 ग्राम, 28 ग्राम, ये फिक्स है 28 ग्राम, ये 28 ग्राम। देख लो N2। तो किसी एक तत्व, यदि कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हो, तो if 2 elements combine to form 2 or more compounds, if 2 elements combine together to form 2 or more compounds, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हो, तो then the various भिन्न भिन्न, तो एक तत्व के the various weights of one element, the various weights of one element, various भिन्न भिन्न, विभिन्न मान, भिन्न भिन्न, एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयुक्त होते हैं, आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं। ये सब आपस में सरल अनुपात में कैसे, 1 2 3 4 5, 1:2:3:4:5 के अनुपात में, कुल 16 से कट जाते। देख लो 16 कब 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 16 85। तो इसको क्या कहा जाता है, यदि
किन्हीं कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हो तो एक तत्व के वे भिन्न भिन्न भार, एक तत्व के वे भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयुक्त होते हैं आपस में सरल अनुपात में। उदाहरणार्थ कहोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन देखो ये नाइट्रोजन N2O1, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, इनमें हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न भार 16, 32, 48, 64, 80 ग्राम, नाइट्रोजन के 28 ग्राम से संयोग करके यौगिक बना रहे हैं जो कि आपस में सरल अनुपात में है। 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80 या 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। बस आज इतना ही। अल्लाह बताया सब